लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 10 स्किप करें, चैप्टर नंबर 11। बैंक। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अशिया और ख़िदमात कैसे आपस में ट्रेड हम करते हैं उससे ना, याद आ रहा है कुछ? पहले मतलब लास्ट लेक्चर से मीन इन प्रीवियस लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट, कि कैसे अशिया और ख़िदमात की हम ट्रेडिंग करते हैं विद टर्म ऑफ मनी। ठीक है, प्राइसेस कैसे सेट होती हैं, इस किस्म की बेसिक डिस्कशन हमने जनरेट की थी। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो प्राइस हम सेट करते हैं उसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, ऐसा ही है। अब वो मॉनेटरी वैल्यू किसी मनी को रिप्रेजेंट करती है। सो व्हाट इज मनी? देयर आर टू मार्केट्स, नंबर वन इज गुड मार्केट एंड नंबर सेकंड इज मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर बैंक इज द डोमिनेंट सेक्टर, और हम मॉनेटरी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, इंटरेस्ट रेट कैसे डिटरमिन होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो ये मनी सप्लाई कैसे इफ़ेक्ट करती है इकोनॉमी के ऊपर, और फिर ये कैसे इफ़ेक्ट करती है आपके प्राइसेस के ऊपर, और प्राइसेस फिर कैसे इफ़ेक्ट करती है आपके मजमूई तौर पर आपकी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? जी जी। तो अब जो इस चैप्टर के अंदर हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। नंबर वन, व्हाट इज़ मनी एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, एंड नंबर सेकंड, व्हाट इज़ बैंक, काइंड्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स, एंड इसके साथ साथ ये है कि उसके फंक्शंस क्या हैं। सही, तो पहले आ जाए मनी के ऊपर। मनी के बारे में कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करे और साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू का काम भी करे, दैट इज कॉल्ड मनी। सबसे जो बुनियादी फंक्शन है मनी का वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? सर यानी कोई चीज खरीदने के लिए एक्सचेंज के लिए एक चीज यूज। हाँ जी, आला मुबादला, आला मुबादला के तौर पे। ठीक है, आला मुबादला क्या है कि एक चीज़ को लेने के लिए दूसरी चीज़ को हम मतलब एक्सचेंज करते हैं, वो है मनी। ठीक, एक यूनिवर्सल वैल्यू रखे। आसान अल्फाज में आप ये कह लें कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सल वैल्यू रखती है, दैट इज़ कॉल्ड मनी। अब शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि ज़र के आने से पहले, यानी कि मनी के आने से पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। ये आपने पढ़ा है, मतलब ये आपने बहुत जगह पे डिस्कस किया होगा इसको। एंड हाँ जी, और बार्टर सिस्टम में क्या होता है? चीज़ों के बदले चीज़ें और खिदमात के बदले खिदमात, और इस तरीके से ये तमाम, दैट वाज इनिशियल फेज ऑफ ह्यूमन, मतलब सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन लाइफ। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती गई और उसके साथ साथ जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ट्रेड बढ़ती गई, वहाँ पर आके एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, दैट इज़ द यूनिवर्सल वैल्यू की, एक ऐसी वैल्यू की कि हम एक्सचेंज कर सके आराम से। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे को ना एक पाव नमक चाहिए और अगले बंदे के पास ना एक पूरी भैंस है, सही, और उसको एक गोश्त चाहिए, उसको नमक चाहिए। अब एक के पास तो नमक है, समझ आ गई, एक के पूरी भैंस है। अब वो कौन सा ऐसा काट के देगा उसको? इट गॉट इम्पॉसिबल फॉर हिम। सो इट मीन कि डिविजिबिलिटी का मसला आ रहा था। सही, वैल्यू मेजर करने का मसला आ रहा था कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू विल असाइन अ टिपिकल कमोडिटी। सही, तो इस तरीके से एक एक्सचेंज के बदले, जो एक्सचेंज हम करते थे अशिया के बदले अशिया, वहाँ में बड़े मसाइल आए, जिसकी वजह से जो लोगों ने या वक्त ने मनी को क्रिएट किया।
तो इसके भी 4 फेजेस हैं मनी के एवोल्यूशन के अब तक के। नंबर 1 इज कमोडिटी मनी। सबसे पहले शुरू में कमोडिटी मनी आई। मतलब शुरू में लोगों ने क्या किया कि मनी को जो है ना वो एक दूसरे के बदले, मतलब अशिया के बदले हमने चीज़ों को एक्सचेंज करना शुरू किया, जिसमें ग़ुलाम भी इस्तेमाल हुए, नमक भी इस्तेमाल हुआ एक ज़माने में, तंबाकू भी इस्तेमाल होता रहा, इस तरीके से और कोई अशिया हैं, खजूरें, हाँ, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ें अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस एंड देयर वैल्यू लोग यूज़ करते गए इसको, ठीक। मगर इसमें भी कुछ मसाइल क्रिएट होने लग गए, स्टोरेबिलिटी का इशू आने लग गया। मुस्तकबिल में अगर आपने किसी को रीपेमेंट करनी है तो किस तरह करोगे, उसकी वैल्यू कैसे असाइन होगी, इस किस्म के मसाइल आने लगे। तो वहाँ से फिर सेकंड जो कि फेज स्टार्ट हुआ, दैट इज़ मेटेलिक मनी का, जिसको धाती सिक्के भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सोना, चांदी, पीतल, इस किस्म के सिक्कों को एज अ मनी के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाने लगा, सही। तो सेकंड फेज ये था। इसमें मतलब पहले शुरू में सोना था, फिर मज़ीद आपने बाई मेटेलिक मनी का दौर आया, जिसके अंदर आपने 2 सिल्वर और गोल्ड इकट्ठे मार्केट में लेके आने लगे, सही। उसके बाद ये भी जब वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि प्रोडक्शन तो इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, पैदावार बढ़ती चली जा रही है, सही। तो जैसे जैसे पैदावार बढ़ रही है उसके साथ ट्रेड बढ़ रही है, तो सोने के सिक्कों को मतलब वैल्यू असाइन, फिर इसके अलावा साथ साथ उसको ट्रेडिंग, फिर शिफ्ट करना एक इलाके से दूसरे इलाके में, इस किस्म के मसाइल क्रिएट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर आके फिर पेपर मनी इंट्रोड्यूस होती है। तीसरी कौन सी थी? मतलब पहले है कमोडिटी, मेटेलिक और फिर पेपर मनी, यानी कि कागज़ के सिक्के, कागज़ के सिक्के कह रहा हूँ, ये जो नोट है जो चल रहे हैं अभी, मतलब फिर ये आए, मतलब क्योंकि मुश्किल हो रही थी ना मतलब सिक्कों को ट्रेडिंग करने में, फिर वो कागज़ी नोट जारी होने लगे, उसकी जगह पे सोना रिजर्व रखा जाने लगा, फिर उसके बरक्स कागज़ के जो है ना नोट वो जारी कर दिए गए। सर मेटालिक में क्या आ रहा था मतलब? मेटालिक में ये सोने, ये जो सिक्के हैं, सोना, चांदी, मेटल है ना ये, इसके सिक्के, धाती सिक्के जो कहते हैं हम इसको, ये इस्तेमाल होने लगे। फिर अब पेपर मनी, पेपर मनी भी अब आप देख रहे हो कि वक्त के साथ साथ जो आपकी ट्रेडिंग है डिजिटल करेंसी से पहले, अब एतबारी ज़र जो हम कहते हैं, क्रेडिट मनी जो है, क्योंकि अभी आपने यूरो में पेमेंट करनी है, अब यहाँ से बैग भर के लेके जाओगे आप, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर के आने की वजह से, बैंकिंग सेक्टर के ज़्यादा फैल जाने की वजह से और ट्रांजैक्शन की फास्ट होने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी डेवलप होने की वजह से, तो हमारा चौथा जो है ना उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। सर ये पैसों के अंदर जैसे डॉलर की ज़्यादा है, अपने पैसे की कम है, ये चीज़ नहीं खत्म हो सकती? यार ये ना, ये एक एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ये होता है कि आपकी जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री की जो करेंसी की ट्रेडिंग है उसको हम मेजर करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये बेसिकली जो एक्सचेंज रेट है ये वैल्यू मतलब शो करता है रिलेटिव ऑफ 2 करेंसीज, 2 करेंसीज के दरमियान का जो वैल्यू है ना, 2 करेंसी वैल्यू क्या है रिलेटिवली, वो जाहिर करते हैं। उसमें जितनी उसकी डिमांड होगी एक चीज़ की, मतलब डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और रुपए की डिमांड कम है, और उसके बरक्स रुपए की सप्लाई ज़्यादा है और डॉलर सप्लाई कम है, तो अब क्या होगा कि डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी और रुपए की प्राइस कम होगी, जिससे आपका एक्सचेंज रेट जो है ना ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो उसके और कॉन्टेक्स्ट है, मगर हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर रह के, ठीक है। तो हमने पहले डिस्कस किया मनी को, हमने कहा मनी कहाँ से आई, चूँकि बार्टर सिस्टम में कुछ नकाइस थे, बार्टर सिस्टम में नकाइस होने की वजह से मनी मतलब वजूद में आई। फिर मनी का भी हमने देखा कि शुरू में जो था वो इब्तदा में कमोडिटी थी, कमोडिटी से फिर ये मेटालिक मनी की तरफ मूव किया, फिर पेपर मनी, एंड देन फाइनली वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ क्रेडिट मनी। और अब जो आने वाला दौर है दैट इज डिजिटल मनी, ठीक। बात समझ आ रही है यहाँ तक, कोई डिफिकल्टी? अब ये जो मनी को रेगुलेट करता है दैट इज बैंकिंग सेक्टर,
जैसे प्रोडक्शन को रेगुलेशन फर्म्स करती है ना, पैदावार को जो रेगुलेट करता है वो फर्म करती हैं और उसको गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही होती है, ऐसे ही है। ऐसे ही जो मनी मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो आपके करते हैं बैंक। बैंक बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका कोर पर्पस लोगों से उनकी जो डिपॉजिट्स लेके आगे लोन देना है। यहां तक बात समझ आ रही है? बैंक का जो कोर पर्पस क्या है? डिपॉजिट लेके लोन देना, सही। और वो डिपॉजिट के ऊपर कुछ आपसे सर्विस चार्ज करता है थोड़ा बहुत। अगर करंट अकाउंट है नहीं तो आपको, आप डिपॉजिट रखते हैं लंबे अरसे के लिए तो आपको इंटरेस्ट देता है, ऐसा ही है। और लोगों को लोन दे के उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसके दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज अर्निंग ऑफ बैंक, ठीक है। बैंक की जनरली दो काइंड्स हैं। नंबर वन इज सेंट्रल बैंक, नंबर सेकंड इज कमर्शियल बैंक। ठीक है। सेंट्रल बैंक जैसे कि पाकिस्तान में है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये एक बैंक होता है किसी भी कंट्री का जो कि तमाम की तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर रहा होता है और पूरी की पूरी मनी सप्लाई को मॉनिटर भी करता है, उसको रेगुलेट भी करता है और उसको मतलब इकोनॉमी के हिसाब से एडजस्टमेंट भी करता है उसकी, ठीक है। तो ये स्टेट का बैंक होता है। नहीं, कमर्शियल बैंक्स आर लाइक HBL, UBL, ठीक है। तो अब ये है सेंट्रल बैंक, दूसरा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स जो हमने शुरू में डिस्कस किया, जो लोन लेके वो डिपॉजिट लेके आगे लोन देते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक, ठीक है। और सेंट्रल बैंक अमूमन ये काम नहीं करता, ये आमतौर पे इसका पर्पस रेगुलेशन, मनी सप्लाई कंट्रोल और इन किस्म के काम है इसके, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स में भी दो किस्म के बैंक्स हैं मेजर। सर सेंट्रल बैंक जो है जैसे स्टेट बैंक है, ये पूरे मुल्क में सिर्फ एक होता है? हाँ, इसकी ब्रांचेस होती हैं, मतलब जैसे आपके स्टेट बैंक कराची में भी है मेरे ख्याल में, ये फैसलाबाद में भी है शायद एक ब्रांच, पेशावर में है शायद, वो इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं, बट होता ही एक ही है सेंट्रल बैंक, ठीक है। अब शेड्यूल बैंक और दूसरा है नॉन शेड्यूल बैंक। इसकी मिसाल शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक की मिसाल आप ऐसे ले लीजिए कि कुछ जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस रजिस्टर्ड होते हैं, एफिलिएटेड होते हैं बोर्ड से, और कुछ नहीं होते। वैसे ही कुछ बैंक्स स्टेट बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, रेगुलेशन में होते हैं, और कुछ नहीं होते। जो रेगुलेशन में होते हैं वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, और जो रेगुलेशन में नहीं होते या जो उसके मतलब रजिस्टर्ड नहीं होते वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। तो जब बैंक डिफॉल्ट कर जाता है या कोई मसला बन जाता है तो स्टेट बैंक मार्केट में उतरता है, छलांग लगाता है और इसके मसले को यानी कि शेड्यूल बैंक के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उन तमाम बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कौन? स्टेट बैंक। किन बैंक्स को? शेड्यूल बैंक्स को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को। जबकि नॉन शेड्यूल बैंक्स में स्टेट बैंक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि दैट इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बैंक। दे नॉर्मली दीज आर मतलब दे आर इलीगल बैंक, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी? तो हमने क्या कहा कि बैंक्स के दो काइंड है। नंबर वन इज सेंट्रल बैंक, नंबर मतलब फर्स्ट इज सेंट्रल बैंक, नंबर सेकंड इज कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में हमने फर्दर कहा कि देयर आर टू काइंड ऑफ बैंक, नंबर वन इज शेड्यूल बैंक एंड नंबर सेकंड इज नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। और शेड्यूल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक बट द नॉन शेड्यूल बैंक आर नॉट रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज बैंक बिकॉज के दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द बैंक। यहां तक बात समझ आ रही है? कोई डिफिकल्टी, कोई मसला मसाइल? ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या हैं? मतलब ये कमर्शियल बैंक के आगे फर्दर हैं, मतलब शेड्यूल बैंक के इसमें आपका आ जाता है जैसे कि जनरल कमर्शियल बैंक्स हैं, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स के अंदर। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चरल बैंक है,
कोऑपरेटिव बैंकिंग है, ठीक है, ये इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं। सही समझ आ रहा है? अच्छा आ रहा है। डिफरेंट काइंड्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। हमने से फंक्शन पढ़ने हैं, मतलब क्योंकि काइंड्स वगैरह तो ये लंबा चौड़ा सा खाता है ना इसका। अब सबसे पहले सेंट्रल बैंक पे आ जाएं। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट का, और ये आमतौर पे कमर्शियल बैंक्स को और गवर्नमेंट को दोनों को फैसिलिटेट करता है और मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है। तो इसके फंक्शन में सबसे नंबर 1 क्या है? मोनोपोली ओवर इशूइंग ऑफ मनी या नोट्स। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो ये है कि नोट जारी करना, और सिर्फ यही नोट जारी कर सकता है। नाइदर अदर बैंक कैन इशू द नोट नॉर पब्लिश इट, ठीक है, कि ना तो कोई बैंक मतलब जारी कर सकता है ना ही पब्लिश कर सकता है। सही, तो सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली किसकी होती है? सेंट्रल बैंक की नोट इशू करने पे, ठीक है। नंबर 2 इज रिजर्व। अच्छा, ये इसमें मेथड्स हैं इसके नोट जारी करने के। एक तो इसका मेथड ये होता है कि ये ना कुछ रिजर्व रख लेता है पैसा अपने पास, यानी कि सोने चांदी के कुछ मेटल्स को, कुछ धातुओं को रिजर्व रख के फिर ये नोट जारी करता है, ठीक है। और एक तरीका ये होता है कि ये पार्लियामेंट से मंजूर करवाते हैं कि यार हमने इतने नोट जारी करना है, इससे ऊपर नोट जारी नहीं किए जा सकते। अगर दोबारा नोट जारी करने पड़े तो फिर वो दोबारा पार्लियामेंट में जाके बिल मंजूर करवाते हैं, फिर जाके वो दोबारा नोट को पब्लिश करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरे मेथड के अंदर जहाँ पे रिजर्व रेशियो वाले में, उसमें ये होता है कि आपको पार्लियामेंट की मंजूरी रिक्वायर्ड नहीं होती, स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व पड़े होते हैं उसकी एक परसेंटेज रख के वो नोट जारी कर देता है, ठीक है। तो आपके नोट पे लिखा होता है कि हामिले हज़ा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। तो उसका मतलब यही है कि वो जब आप जाएं, आपके नोट के बदले में जो सोना बनता है वो आप ले आओ उठा के, ठीक है। स्टेट बैंक, क्योंकि स्टेट बैंक इज रिस्पॉन्सिबल ना, जो नोट पब्लिश कर रहा है वो पीछे कुछ ना वो रिजर्व है तो पब्लिश कर रहा है, ऐसे तो मसला क्रिएट हो जाएगा। हाँ, जितनी चाय बना ले उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना। अभी जो नोट जारी होते हैं वो किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मनी है ना, पैसा, वो किसी ना किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, वो किसी ना किसी अशिया के बदले एक्सचेंज होगी। तो जितनी मार्केट में कमोडिटीज़ होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, उसी के पैरेलल नोट पब्लिश किए जाते हैं। अगर नोटों की मात्रा यानी कि मिकदार ज़्यादा हो जाए और अशिया और खिदमात कम रह जाएं तो इससे मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, जिसको महंगाई कहते हैं। सर ऐसा होता है कि स्टेट बैंक के पास सोना वगैरह ना पड़ा और वो हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मतलब यानी हाँ अंदर खाता है, छुपा नहीं, बड़ा सिमरात ऐसा होता है कि पड़ा तो होता है मगर वो बातों का ना कहानी सूरत हाल में वो नोट छाप लेता है। इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। नोट छाप छाप के मार्केट में फेंक दो। तो दूसरा ये होता है कि अगर आपकी अशिया ज़्यादा हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हैं और नोट्स कम हैं तो क्या होता है कि कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं, डिफ्लेशन क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। सही, तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि स्टेट बैंक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट स्टार्ट पब्लिशिंग नोट्स, ठीक है। अब कंट्रोलर ऑफ मनी मार्केट, मनी मार्केट का कंट्रोलर है। जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि मनी जैसे जैसे चेंज होती है ये इफेक्ट करती है आपकी प्राइसेस के ऊपर, ठीक है, ऐसा ही है। तो अब उसने मनी मार्केट को कंट्रोल करना है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है ताकि प्राइसेस स्टेबल रहें, और प्राइसेस की स्टेबिलिटी लीड करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, गुड। अब आगे वो कहता है कि एनकिलरी फंक्शन, जिसके अंदर मेरे ख्याल में ये इस तमाम फंक्शन में वो डिस्कस ऐसे करेगा कि ये गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है।
जो रिपोर्ट पब्लिश करता है इकोनॉमी के रेलिवेंट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स को सेट करता है। इसके साथ साथ जो कमर्शियल बैंक में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, कोई ना कोई मतलब कमर्शियल बैंक के मसाइल, उनको सेट रखता है, ठीक है। अब आ जाएं इसका कि कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स द फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ कमर्शियल बैंक डिस्कस कर लिया। कमर्शियल बैंक क्या है, उसके जो टाइप देख ली और ये क्या करता है ये देख लिया। अब इसके फंक्शन पे आ जाएं। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पहला फंक्शन क्या है इसका, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, जो हमने डिस्कस किया है, सही। उसके लिए ये खाते खुते खोलता है, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, सही। और चौथा भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। इसके बाद क्या है, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ये कर्जे जारी करता है, ठीक। और इसके साथ साथ ये तो हैं इसके दो मेजर फंक्शन। इसके अलावा कर्जे जारी करने के अलावा और ये डिपॉजिट रखने के अलावा और काम ये ऐसे करता है कि बिजली के बिल, गैस के बिल, जो यूटिलिटी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है। लॉकर अकाउंट्स होते हैं, लॉकर्स होते हैं इनके पास, यानी कि जो सेव करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह को या आपके एसेट्स को। इसके साथ साथ ये इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, इसके साथ मशवरे प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। इस तरह ये काम भी ये करते हैं कमर्शियल बैंक्स। बिल के ऊपर भी इन्हें पैसे मिलते हैं। हाँ, मतलब ये कोई भी काम मुफ्त में नहीं करते, ये बुखार ना दे मुफ्त में अपना, ठीक है। हाँ, मतलब लीजिंग, मॉर्गेज बैंक जिसको कहते हैं हम लोग, कि ये रहन रख के लोग गिरवी रख के आगे कर्जे मुहैया करते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के फंक्शंस करते हैं, क्लियर। बाकी ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ मनी है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सर ये चंद जगह पे इस्लामी बैंक लिखा होता है, वो इस्लामी होते भी हैं या बस ऐसे होते हैं? क्योंकि सारा तो इनका इंटरेस्ट वाला काम है। यार ना, ये एक डिबेट है, इस पे दो मकतबा फ़िक्र हैं। कुछ लोग इसके हक़ में हैं और कुछ इसके ख़िलाफ़ हैं। कुछ कहते हैं कि ये इस्लामी बैंकिंग ही है, कुछ कहते हैं नहीं ये इस्लामी बैंकिंग नहीं है, ये एक ढकोसला है। सो दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग दलाइल है। कभी इस पे गुफ्तगू करेंगे जब सिलेबस मुक जाएगा ना एक दफ़ा, फिर देखेंगे कि कितनी सदाकत है इस चीज़ में, ठीक है।